नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी जिसमें जो है 12 चैप्टर हैं उसका फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट अध्याय हम लेंगे जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों, जो सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है या अदर स्टेट में जहाँ भी एनसीईआरटी किताबें फॉलो होती हैं वे सभी बच्चे हमारे चैनल अमरीन पाठशाला में जो है पढ़ सकते हैं। और हम 1 बाय 1 चैप्टर लेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और जो भी मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, डाउट्स हैं, वो सब क्लियर करेंगे। और लास्ट के जो क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें रशीदा का एक सवाल है। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो बच्चों लास्ट के अध्याय में इसका जो है एक सवाल भी पुटअप हुआ है। तो इसका जवाब यह है कि हम जो है अतीत की जानकारी हमें कैसे मिले, इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिले, या पिछले टाइम में जो भी घटना हुई है उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है। उसके लिए हमारे बहुत सारे जो है स्रोत होते हैं, जैसे पांडुलिपियां हैं और जो है सिक्के हैं, मृद भांड हैं और जो है मनके होते हैं, ज्वेलरी होती हैं। तो इन सभी स्रोतों से हमें जो है पुरानी जानकारी मिलती है। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जान सकते हैं? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे? लोग कहाँ रहते थे? मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। बताना चाहेंगे संग्राहक यानी कि जो खाद्य वस्तु होती हैं, जो उनको जो है जैसे कंद मूल है, खाद्य वस्तु है, जो पेड़ पौधों से, जंगलों से, वनों से इकट्ठा करते हैं, उसे हम संग्राहक बोलते हैं। इसी का जो है एक वर्ड और आता है उत्पादक। उत्पादक ऐसा होता है बच्चों, जैसे हम मतलब कृषि करते हैं, फसल उत्पादन करते हैं, तो उसे जो है उत्पादक बोलेंगे। लेकिन यहाँ जो शब्द आया है कुशल संग्राहक, यानी कि जो वनों से, पेड़ पौधों से जो उनकी फल होते हैं, कंदमूल होते हैं, उन्हें इकट्ठा या संग्राहक करते हैं थे। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगलों जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह क्या करते थे। वे जानवरों का आखेट और शिकार भी करते थे। अब बच्चों जैसे इसमें आया है मानचित्र फर्स्ट जो है पेज सेकंड में नर्मदा नदी का पता लगाओ, उसी को हम देखते हैं बच्चों। अभी ये इंडिया का मैप है बच्चों। तो इसमें ये जो है ये आपकी विंध्याचल पहाड़ी है, देख रहे हो बच्चों। ये तो
ये विंध्याचल पहाड़ी हो गई, उसके नीचे जो है ये आपकी जो है नर्मदा नदी है, ये जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली है और ये जो है वेस्ट की तरफ अपने पानी को फ्लो करते हुए अरब सागर में गिरती है। इसके बाद में जो है यह सतपुड़ा पहाड़ है। सतपुड़ा पहाड़ पार करने के बाद में ये ये जो है ताप्ती नदी है, ये सतपुड़ा पहाड़ है। तो बच्चों बताना चाहेंगे, पहले मतलब विंध्याचल पहाड़ है, फिर नदी नर्मदा हो गई, फिर हमारा जो है सतपुड़ा पहाड़ है, उसके बाद में फिर जो है हमारी ताप्ती नदी होगी। ये दोनों नदी जो है अरब सागर में गिरती है। ये अरब सागर है बच्चों इस साइड। अब तुम पश्चिम की सुलेमान और किरथार पहाड़ियों का पता लगाओ। बच्चों बताना चाहेंगे, सुलेमान और किरथार की पहाड़ियां, जो हमारा ये इंडिया का मैप है, इसमें जो है ये पाकिस्तान का एरिया है। तो यहाँ जो है ये जो है ये सुलेमान की जो है पहाड़ियां है, और इसकी जहां ये खत्म होती है तो नेक्स्ट फिर अगली पहाड़ी जो है स्टार्ट होती है, वो है किरथर की पहाड़ियां। पाकिस्तान और ईरान का जो है ये बॉर्डर बनाती है ये बच्चों। तो इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया था। तो उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। तो बताना चाहेंगे बच्चों, 8000 वर्ष पूर्व जो सबसे पहले हमारे भारतीय प्रायद्वीप में कृषि का साक्ष्य मिला है, वो मिला है, देखो ये एरिया है बलूचिस्तान का, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पाकिस्तान का इलाका है ये। किरथार जो पहाड़ी है इसी के पास में ही बलूचिस्तान का इलाका है बच्चों। ये जो इलाका है बच्चों, ये तो इसमें जो है बच्चों बलूचिस्तान में जो है एक साइट है मेहरगढ़, यहाँ पे बच्चों, ये यहाँ पे। तो मेहरगढ़ में जो है सबसे पहले हमारे भारतीय प्रायद्वीप में सबसे पहले जो है कृषि के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं और जौ की फसल का उत्पादन यहाँ पर रहने वाले लोग 8000 वर्ष पूर्व जो है खेती करते थे। अब हम आगे चलते हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्या पहाड़ियों का पता लगाओ। बताना चाहेंगे, देखो बच्चों ये जो है ये आसाम के नीचे जो है मेघालय स्टेट है हमारा। तो मेघालय स्टेट में जो है 3 पहाड़ियां हैं। यदि आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलेंगे तो पहली पहाड़ी है आपकी गारो, दूसरी पहाड़ी है आपकी खासी और थर्ड है जयंतिया। ये वेस्ट टू ईस्ट है, गारो खासी जयंतिया। अब यहाँ पर जो है उत्तर पूर्व में यानी कि मेघालय में गारो की पहाड़ियां हैं तथा मध्य भारत में विंध्या की पहाड़ियां हैं, विंध्याचल पर्वत। देखो बच्चों ये रहा विंध्याचल पर्वत, ये मध्य प्रदेश में। कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में थे। बच्चों बताना चाहेंगे, विंध्य के उत्तर में यानी कि ये जो हमारा मिर्जापुर, सोनभद्र, कौशाम्बी और प्रयागराज, ये जो हमारा बच्चों क्षेत्र है, ये बच्चों ये क्षेत्र जो है, यहाँ पे जो है बेलन नदी घाटी जो है एक पुरातात्विक स्थल है, जिसमें जो है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, तीनों जो है तीनों कालों के यहाँ पे जो है खुदाई में मृदभांड मतलब जो है मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पे एक जो है बच्चों
एक साइट है यहाँ पे लहुर देव, मिर्जापुर यूपी में, और इसी के पास में एक है चौपानी मांडो और एक है कोल्डी हवा यहाँ पे बच्चों। इन जो है इन साइटों में जो हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ सबसे पहले जो है चावल की मतलब कृषि के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इस क्षेत्र में। ये बेलन घाटी है, बेलन नदी घाटी। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। इसमें जो है ये इंडिया का मैप है, देखो आपको जो है थोड़ा सा जो है समझाना चाहेंगे। ये हमारी जो है ये सिंधु नदी है बच्चों। ये जो है यहाँ से जो है मानसरोवर झील से निकलती है और जम्मू कश्मीर लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में एंट्री करती है, और जो है ये साउथ की तरफ बहते हुए अरब सागर में जो है ये गिरती है। इसी की जो है 5 सहायक नदी हैं जो ईस्ट की तरफ से मिलती हैं, जैसे झेलम नदी है, दूसरी चेनाब है, रावी है, व्यास और सतलुज। ये हमारा पूरे का पूरा जो है ये हिमालय पर्वत है पूरा ये। और जो है गंगोत्री से गंगा निकली है, और यहीं पर जो है उत्तराखंड में यमुनोत्री से यमुना निकली है। यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है, इलाहाबाद प्रयागराज में जो है मिलती है। उसके बाद में ये जो है ईस्ट की तरफ फ्लो होते हुए बिहार, तुम्हारा वेस्ट बंगाल, फिर पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में एंट्री करते हुए सुंदर नदी डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जो है ये गिरती है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है ये। उसके बाद में जो है ये साउथ की नदियां हैं, जो अभी बताया हमने बच्चों, नर्मदा नदी घाटी हो गई है। उसके बाद में सतपुड़ा पहाड़ है, ये ताप्ती नदी घाटी है, ये दोनों जो है अरब सागर में गिरती हैं। उसके बाद में गोदावरी है जो साउथ की सबसे बड़ी लंबी नदी है, ये जो है यहाँ इसमें बंगाली खाड़ी में गिरती है। उसके बाद में जो है कृष्णा नदी है, फिर तुंगभद्रा नदी है ये, फिर पेन्नार है, कावेरी नदी है। ये जो हमारा जो है ये हमारा पूर्वी घाट है बच्चों। ये बंगाली खाड़ी से लगा हुआ जो ये पूर्वी घाट है पूरा। ये बच्चों ये, और इधर जो है ये वेस्टर्न घाट है पूरा ये। अधिकतर नदियों का जो पानी का फ्लो है वो जो है वेस्ट टू ईस्ट है। अच्छा बच्चों, ये नीचे जो है हिंद महासागर है। ये जो है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये हमारा यूटी है, यूनियन टेरिटरी। और जो है इधर हमारा ये लक्षद्वीप है, ये भी हमारा भारत का यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है। अब बच्चों आगे चलते हैं। ये मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। बच्चों अभी हमने आपको समझाया है, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। बच्चों बताना चाहेंगे, सबसे पहले जो हमारे यहाँ भारतीय प्रायद्वीप में जो नगरीकरण हुआ है वो हड़प्पा सभ्यता में हुआ, लगभग 4700 वर्ष पूर्व। मोहनजोदाड़ो और तुम्हारा जो है हड़प्पा, लोथल, जो है राखीगढ़ी, ये हमारे काफी जो है उस टाइम के शहर थे। हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता थी जो 4700 वर्ष पूर्व थी। उसके बाद में लगभग जो है 1500 या 2000 वर्ष पूर्व बाद फिर दोबारा इंडिया में नगरीकरण हुआ है। आज से जो है लगभग 2500 वर्ष पहले महाजनपद काल में। तो हस्तिनापुर है, वैशाली है, जो है तुम्हारा जो है ये राजगृह हो गया, ये दोबारा जो है फिर हमारा इंडिया में नगरीकरण जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व दोबारा हुआ महाजनपद काल में। फर्स्ट हुआ है हड़प्पा सभ्यता में। अच्छा आगे चलते हैं। गंगा तथा उसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाओ।
सोन नदी बच्चों जो है ये जो है जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में, उससे जो है ये निकलती है। और ये जो है नॉर्थ की तरफ फ्लो होते हुए, देखो बच्चों, ये जो है जहां से हमारी नर्मदा नदी निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियां, ये मध्य प्रदेश में है। तो यहां से जो है नॉर्थ की तरफ जो है सोन नदी निकलती है। ये जो है पटना के पास गंगा नदी में जो है इसकी सहायक नदी है, गंगा मिल जाती है। और ये जो इलाका है ये मगध का इलाका है, यानी कि उस टाइम जो जो 16 महाजनपद थे उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली महाजनपद जो है मगध जनपद था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वो ये क्षेत्र था जो आधुनिक आज का बिहार का इलाका है, पटना क्षेत्र है ये जो है पूरा ये मगध का इलाका था, जो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था ये। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अच्छा, ये गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी कि वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। अन्य माने लगभग जो है 16 महाजनपद थे। जैसे इसी के बराबर में जो है काशी हो गया, तुम्हारा जो है गंधार हो गया, अस्मक हो गया, चंपा जो है एक अंग प्रदेश था, इसमें तुम्हारा वेस्ट बंगाल में, उसकी राजधानी जो है चंपा थी। जो है लगभग 16 महाजनपद थे ये बच्चों। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियां, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। और इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे और दूसरे कस्बों में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा क्या करते थे। जैसे इबन बबूता, ये जो है मोरक्को से साउथ दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, उसमें कंट्री है मोरक्को, मेडिटेरियन सी के किनारे। वहां से होते हुए जो है ये अरब प्रायद्वीप होते हुए ईरान और यहाँ इंडिया जो है इंडिया में आए थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र को देखो। पहाड़ियों, पर्वतों, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। ये जो है इंडिया का मैप हम जो है देख चुके हैं बच्चों। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी प्राकृतिक परंपरा को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। किससे निकला है बच्चों? इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और ईरान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। यानी कि जो ईरान से आए वे ईरानी हुए। जो है पाकिस्तान से मिला हुआ देश है ईरान, गल्फ कंट्री का। और जो है यूनान, यूरोप में।
इन दोनों देशों के जो यात्री या यहाँ के जो मतलब जो है लोग आते थे, तो वे जो है सिंधु को हिंदोस यानी कि इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित जो भूमि थी उसे इंडिया कहते थे। भारत नाम का प्रयोग भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कीर्ति रघुवेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। अच्छा, यह पांडुलिपि लगभग जो है 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये जो है बच्चों, ये तो पांडुलिपि किसे कहते थे बच्चों? इसमें जो है भुज पेड़ की छाल या उसके पत्ते उन्हें काट के, या ताड़ पेड़ के पत्ते उन्हें काट कर कटिंग करके अच्छे से, और उन पे जो है अपने हाथ से जो है लिखते थे, और उनको जो है मतलब एक के ऊपर एक किताब की तरह मतलब काफी सारे पेज इकट्ठे कर लेते थे, और साइड में एक धागे से या किसी और चीज बांधने वाली चीज से उनको जो है बांध देते थे। तो इस तरीके से जो पांडुलिपि यानी कि आज की किताब के तौर पर होती थी वो तैयार जो है करते थे। अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट। लैटिन शब्द मैनु जिसका अर्थ हाथ से निकला है। पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों तथा अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। बच्चों, जहां भी पांडुलिपि का जिक्र आता है इसका मतलब होता है कि प्राचीन काल में जो है हाथ से जो है किताबें लिखते थे, और वे जो है ताड़ के पेड़ की पत्ती या भुज जो है, भुज एक पेड़ होता था हिमालय में, उसके पेड़ की पत्तियों पे लिखते थे जो है। और जो है जो ताम्र होता है, ताम्र यानी कि तांबा, उसकी पत्तियों पे भी जो है उसकी पतरी बना ली और उन पे भी जो है लिखते थे। इन सभी को जो है बच्चों हम पांडुलिपि बोलते हैं। आगे चलते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों में, विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। बच्चों,
अभिलेख भी जो है प्राचीन अध्ययन का स्रोत होते हैं। पर जिस तरीके से पांडुलिपियां हैं तो इन्हें जो है जो ठोस जैसे पत्थर हुआ या हमारे जो है धातु जैसे तांबा है, कांसा है, उसकी पत्री होती है, उस पे जो है उत्कीर्ण करवाते थे। देखो यहाँ पे जो है एक जो है अभिलेख दिया गया है। ये अभिलेख है लगभग 2250 वर्ष पुराना। यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था, जो मौर्य वंश के शासक थे अशोक। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरेमाइक नामक दो विभिन्न लिपियों अथवा भाषाओं में है। दो लिपि हैं, अरामिक और जो है यूनानी। अच्छा, ये जो है ये अभिलेख है। ये अफगानिस्तान के जो है कंधार से जो है राजा अशोक ने इसे जो है लिखवाया था, उत्कीर्ण करवाया था। ये जो है प्राप्त हुआ है कांधार में। इसकी शैली क्या है बच्चों? इसकी स्क्रिप्ट है, लिपि अरामेइक है और यूनानी है। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए लाभ क्या थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती थी? लिखवाने के लाभ तो ये थे कि जैसे जो है मतलब शासन के आदेश हैं या जो है कोई सूचना है या अपने बारे में, अपने वंश के बारे में, या जो है वो मतलब जो उस टाइम के जो राजा महाराजा थे, शासक थे, उनका जो है शासन मतलब किस तरह का था, शासन की जो गतिविधियां थी वो किस तरह के थे, उनके जो है ला किस तरह के थे, मतलब कितने क्षेत्र में वो शासन करते थे, इन सब की जो है या अपनी जो है वंशावली, उन सब की जानकारी जो है राजा इन अभिलेखों में जो है लिखवाते थे, जिससे आने वाले टाइम में जो नए लोग या नई जनरेशन आएंगी उनको जो है जानकारी प्राप्त हो जाए। अच्छा जी, ऐसा करवाने में कठिनाइयाँ क्या आती थी? कठिनाइयाँ ये थी बच्चों कि अभिलेख जो है ये उत्कीर्ण होता था जो है, तो इसको जो है उत्कीर्ण का करवाना पत्थरों पे, धातुओं पे, मतलब काफ़ी डिफिकल्ट जो है प्रक्रिया होती थी, बहुत टाइम टेकन प्रक्रिया होती थी। आगे चलते हैं बच्चों। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता था। समझ रहे बच्चों? पुरातात्विक पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्द नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातात्विक जानवरों, चिड़िया, मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातात्विदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? जो है यहाँ पर देखते हैं, प्राय एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, ये जो है मृदभांड मिला है बच्चों। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का है बच्चों। ये उसका जो है बच्चों फेस है, जो है एक तरफ से इस तरह का है, दूसरी तरफ से इस तरह का है। ये चांदी का पुराना सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्के कैसे भिन्न हैं?
आज सिक्के जो है प्रॉपर शेप में है, ये प्रॉपर शेप में नहीं है। ये जो है बच्चों पंचमार्क सिक्का बोलते हैं, यानी कि ठप्पा लगा के मेटल पे तैयार करते थे। ये सबसे पहले जो है महाजनपद काल में इस तरह के सिक्के जो हैं स्टार्ट हुए हैं। ये पंचमार्क सिक्के बोलते हैं बच्चों इन्हें। आगे चलते हैं। पांडुलिपियां अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक, अतीत यानी कि जो पुराना टाइम है, जो हमारा इतिहास है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा अतीत, ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से डिफरेंट था। व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज हम देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके, फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह का भेद अतीत में भी विद्यमान था। इसके अतिरिक्त अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। बच्चों, यहाँ है तिथियों का मतलब। इसे जो है हम बताना चाहेंगे। जैसे यहाँ आया है 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथियों से की जाती है। अतः 2000 वर्ष पहले का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी कि बिफोर क्राइस्ट के रूप में जानी जाती हैं। इसी तरह पुस्तक में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अंग्रेजी में बीसी यानी कि हिंदी में ईसा पूर्व यानी कि बीसी बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों के पहले एडी यानी कि अन्ना डोमिनो लिखा मिलता है हमें। ये दोनों जो है लेटिन शब्द से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है। कभी कभी एडी की जगह सी यानी कॉमन एरा या बीसी बिफोर कॉमन एरा की जगह बीसीई यानी कि बिफोर क्राइस्ट की जगह बीसी बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग करते हैं, यानी कि ईसा पूर्व के लिए बीसीई या सिंपल बीसी यूज करते हैं। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो टाइम की हम मतलब गणना करते हैं उसे बोलेंगे हम जो है एडी यानी कि अन्ना डोमिनो या सिंपल जो है कॉमन एरा सीई। ये दोनों जो है हमारी एनसीईआरटी में प्रयोग हुए हैं। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इसका प्रयोग लगभग 200 वर्षों पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है। बीपी
जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से पहले है। आगे चलते हैं। जैसा हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। कठोर सतहों पर, जैसे ताम्र पत्र है, तुम्हारा कांस्य का पत्र है, पत्थर हो गया, शिलालेख हो गया। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया द्वारा लाया जा सकता है। बच्चों, इंडिया में सबसे पहले जो है मौर्य वंश के राजा अशोक ने जो है सबसे पहले स्तंभ अभिलेख, शिलालेख उत्कीर्ण जो है करवाए थे। अच्छा, आगे चलते हैं। इस प्रकार से ज्ञात लिपि को जानने के लिए प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका के देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है। कहाँ से? जो ये इजिप्ट है यानी कि मिस्र, इसका उत्तरी तट है, उस पर एक कस्बा है रोसेटा। बच्चों, ये रोसेटा, यहां से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक लेख 3 विभिन्न भाषाओं में है, यानी कि 3 विभिन्न स्क्रिप्ट या लिपियों में है। इसमें यूनानी मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यह राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की, जो इजिप्ट की भाषा है। जैसा कि तुम देख सकते हैं, यहाँ एक अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िए के चित्र बने हैं। एल अक्षर के लिए क्या है बच्चों? लोयन यानी कि शेर। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो वो आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। बताना चाहेंगे, मिस्र की जो भाषा है वो है हिब्रू लैंग्वेज। तो उसी का जो है ये एक अभिलेख मिला है। देखो बच्चों, जैसे यहाँ ये शेर है, शेर के लिए क्या है? लोयन। ये जो सिंबल है ये हिब्रू भाषा या जो है मिस्री भाषा के हैं। और ये जो सिंबल है PTOLMIISKLIOPADTRA, ये जो है यूनानी भाषा के हैं। अब जैसे बच्चों यहाँ ए के लिए जो है बर्ड्स आया है, बर्ड्स ए के लिए बर्ड्स है। एस के लिए देखो इस तरीके से है, एस के लिए ये। आई के लिए देखो ये है, जैसे नाइफ, चाकू की तरह ये है, समझ रहे हो। टी के लिए क्या है? जैसा आधा जो है, आधा चांद, अर्धचंद्र, इस तरीके से। पी के लिए क्या है? देखो रेक्टेंगल की फॉर्म में है, या स्क्वायर भी बोल सकते हैं आप। ट्रायंगल की फॉर्म में जो है के लिया है। तो ये जो है दो लैंग्वेज है, ये जो है मिला है। तो अब विद्वानों ने जो है दोनों को इन्हें जो है पढ़ लिया है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ है उपयोगी शब्द। जो उपयोगी शब्द इस चैप्टर में थे, जो मतलब जरूरी हैं, जो बच्चों को जो है एग्जाम में पूछ सकते हैं, या विभिन्न जो कंपटीशन के बच्चे हैं उन्हें भी आता है। देखते हैं। यात्रा यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करना। जैसे हमारे व्यापारी हैं, या हमारी जो है उस टाइम एंशिएंट टाइम में जो है सेनाएं हो गई और जो है व्यापारी लोग हो गए, तो वे एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। पांडुलिपियां यानी कि जो हाथ से लिखी हुई, जो हमारे मतलब जो है हाथ से लिखे हुए हमारे अभिलेख हैं, ये इतिहास के स्रोत हैं। जैसे भोजपत्रों पर लिख दिया, ताड़ पत्रों पर लिख दिया, या जो है ताम्र पत्र पे, या जो है तुम्हारा मतलब कांसे के उस पर लिख दिया, पांडुलिपि। अभिलेख हो गए पत्थरों पे लिखे हुए अभिलेख। ये जो है पुरातत्व यानी कि जो है प्राचीन जो वस्तुएं हैं, प्राचीन काल की, जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, जो हमारे पुरातत्व, जैसे मनके हैं तुम्हारे, स्नानागार हैं, ईंटें हैं तुम्हारा, जो है
पुराने जो है तुम्हारे जो है मृण मूर्तियां हो गई। तो इस तरह के जो हैं जो ये पुरातत्व वस्तु हो गई। इतिहासकार यानी कि जो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। स्रोत यानी कि इतिहास को जानने के लिए विभिन्न स्रोत, जैसे पांडुलिपि हो गई, अभिलेख हो गए, ईंटें हो गई, मनके हो गए, या और विभिन्न सारी जो है हमें जैसे जो है राख के टीले हैं, जो भी हमें मतलब जो है इतिहास जानने के स्रोत हैं, जो भी चीजें हैं सिंपल स्रोत बोलते हैं। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, इस तरीके से। अब बच्चों आओ याद करें, ये पहला सवाल है, इसमें है ये क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित का सुमेल करो। नर्मदा घाटी, मगध, गारो पहाड़ियां, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, गंगा घाटी। इधर क्या है, पहला बड़ा राज्य, आखेट तथा संग्रहण। आखेट यानी कि शिकार करना, संग्रहण क्या है, जैसे कंदमूल है और जो है वनों की, पेड़ पौधों के जो है फल हो गए, जड़ी बूटियां हो गई, उनको इकट्ठा करना। अच्छा, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर, आरंभिक कृषि, ठीक है, और प्रथम नगर। अब यहाँ पे बच्चों हम जो है इसका मिलान करेंगे हम। जैसे नर्मदा घाटी है, तो नर्मदा घाटी में जो है प्रायद्वीप में, इसमें आखेट, इसका हो जाएगा आखेट तथा संग्रहण, इसका ये। और बच्चों ये नर्मदा घाटी जो है मध्य प्रदेश में है, तो वहां पे गारो पहाड़ियां हैं तुम्हारे मेघालय में, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में हो गई। तो यहाँ पे शुरुआत के जो हैं आखेट के, संग्रहण के और कृषि के साक्ष्य जो हैं, जो शुरुआती बस्ती भारतीय प्रायद्वीप में बसी थी, उसके साक्ष्य मिलते हैं। सेकंड हमारा हो गया मगध। मगध जो है बच्चों, मगध का हो जाएगा बच्चों पहला बड़ा राज्य, जो 16 महाजनपद थे, जो 16 महाजनपद थे, इसका हो जाएगा ये पहला बड़ा राज्य। फिर दूसरा होगा हमारा गारो पहाड़ियां। गारो पहाड़ियां जो है, इनमें प्रारंभिक या आरंभिक कृषि के साक्ष्य मिले हैं बच्चों, ये आरंभिक कृषि के साक्ष्य मिले हैं। अब जो है गंगा घाटी हो गई, सॉरी सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां, इसके लिए जो है हो जाएगा बच्चों हमारा ये प्रथम नगर। सिंधु तथा इसकी जो सहायक नदियां हैं, जैसा हड़प्पा सभ्यता थे तो वहां पे प्रथम नगर वहां पे जो है बसे थे, ये हो जाएगा। और जो है लास्ट का हमारा है गंगा घाटी, इसका हमारा हो जाएगा लगभग जो है ये 2500 वर्ष पूर्व के नगर। तो ये कंप्लीट हो गया बच्चों। अब जो है आपका देखो, ये देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व। सबसे पहले जो है कहाँ साक्ष्य मिले हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, जहाँ किरथार की पहाड़ियां हैं, यहाँ पे जो है। दूसरा है सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता हमारी जो है नगरीकरण की सभ्यता है, तो वहां उसका दिया है। गंगा घाटी के नगर यानी कि मगध हो गया, ठीक है, एक बड़ा राज्य, वर्तमान लगभग जो है 2000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट लेते हैं पांडुलिपियां तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर। तो पांडुलिपियां जो बच्चों होती हैं, ये हस्तलिखित होती हैं, जैसे भोजपत्रों पे, ताड़पत्रों पे हाथ से लिखते हैं, फिर उनको जो है उनको लिखने के बाद में कटिंग करके, उनको इकट्ठा करके, और जो है उनको नत्थी करके, यानी कि उनमें जो है सुराख करके किसी जो है रस्सी से या किसी धागे से उनको बांध देते हैं, वो बुक की तरह हो जाता है। और अभिलेख जो है ये जैसे पत्रों पर लिखते हैं, जो है तुम्हारा जो है तांबे के उस पर लिख दिया, शिला लेखों पर लिख दिया, तो इस तरह के इनमें प्रमुख अंतर होते हैं। दोनों के दो जो है ये इतिहास जानने के हमारे स्रोत है। नेक्स्ट चलते हैं। ये जैसे रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो और इसके उत्तर हो सकते हैं। तो रसीदा का जो प्रश्न है ये फर्स्ट पेज पे है, यानी कि अब से 100 साल पहले या अतीत को जानने की जानकारी हमें जो है कैसे मिलेगी। तो उसको जानने के लिए हमारे पास जो है अभिलेख हैं, और जो है तुम्हारे ताम्र अभिलेख हो गए, और जो है जैसे हमारे मनके हो गए, और जो है पांडुलिपियां हो गई,
और पुरातात्विक वस्तु हो गई, जो भी हमारे इतिहासकार या पुरातात्विक जो पुरानी वो वस्तु हैं, जैसे रेत के टीले हैं, राख के टीले हैं, जो है मृण मूर्तियां हो गए, जो है मृद भांड हो गए, जो बर्तन होते हैं, या उनके जो है पाषाण पाषाण काल के या मध्य पाषाण काल के उनके जो है कृषि के औजार हैं। अच्छा जी, ये सवाल नंबर जो है 4 है, पुरातात्विकों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इनमें से कौन सी वस्तु पत्थरों की बनी हो सकती है? तो इसमें जो है बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, जैसे मनके हो गए, मनके कहते हैं जैसे गले का हार बनाते हैं, आभूषण में आता है। और जो है तुम्हारा आभूषण हो जाएगा, स्नानागार हो जाएगा बच्चों, अनाज भंडार, मृत भांड हो गए, और जो है बर्तन हो गए, मूर्तियां हो गई, औजार हो गए, विभिन्न ईंटें हो गई, और तुम्हारे सिक्के हो गए, मोहरे हो गई। ठीक है, इस तरह के जो है ये सूची हो गई। इनमें से कौन सी वस्तुएं जो है पत्थर की बनी होती थी? जैसे हमारी जो है जैसे हमारे जो है आभूषण भी होते थे, तुम्हारे जैसे हम शिकार करने के औजार हो गए, मृण मूर्तियां हो गई, शिलालेख हो गए, सिक्के हो गए, मोहरे हो गई, ईंटें हो गई, स्नानागार हैं, ये सब जो है पत्थर के बने होते थे। सवाल नंबर 5 है, साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे? इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? देखो, जो राजा महाराजा जो प्राचीन काल में थे, तो वे अपने जो है शासन की जानकारी देने के लिए, अपना जो है उनकी अपनी वंशावली क्या मतलब सीरीज क्या है उसकी जानकारी देने के लिए, तो वो जो है उसका विवरण जो है लिखवाते थे अभिलेखों में, शिलापत्रों में, स्तंभ लेख में, पांडुलिपियों में। लेकिन जो साधारण स्त्री पुरुष हैं, वे जो है सिंपल जो है अपना जीवन यापन करते थे। उस टाइम उनका जीवन यापन जो है बहुत कठिन था, तो वो जो है अपना विवरण नहीं लिखवाते थे। सवाल नंबर 6 है, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता हो। देखो, राजाओं का जीवन जो है बहुत ही ऐशो आराम का था। वे जो है महलों में रहते थे, जो है नौकर होते थे, विभिन्न जो है उनका पूरा जो है मतलब शासन के अनुसार जो है मतलब जो है उनका पूरा शासन के अनुसार विभिन्न कर्मचारी उनकी सहायता करते थे, ये होते थे। अब बाकी जो सिंपल मतलब किसान हैं, वो अपना कृषि करते थे और सिंपल जो है जीवन यापन अपना करते थे। तो बच्चों, इसी के साथ जो है ये चैप्टर हम खत्म करते हैं। अगली कक्षा में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और अपने जो है दोस्तों को, अपने फ्रेंडों को शेयर करें, और जो है हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।